दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी के भाग 1 से 4 तक के सभी अनुच्छेदों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान का भाग 1 और भाग 1 से 4 जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। तो आइए देखते हैं भाग 1। भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है और राज्य 3 प्रकार के होते हैं। राज्य वर्तमान में 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और अर्जित क्षेत्र वर्तमान समय में 0 है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमत सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का एक सहराज्य बना और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 12वां राज्य बन गया। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमत सूचना पर भारत के किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसको करेंगे। और किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2। इसको अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 2 नंबर का काम बाहर वाले यानी कि विदेशी राज्य को मिलाएंगे। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अनुच्छेद 4 को अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, यानी कि ये संविधान संशोधन से बाहर रखे गए हैं। इससे अनुसूची 1 व 4 भी प्रभावित होंगे। अनुसूची भाग 2 संविधान जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद 505 से 11 तक हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान करता है उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले आए थे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले के लोगों को नागरिकता और उसके बाद जो लोग आए 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनको परमिट भरने के बाद 6 महीने नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे बंटवारे के समय पर, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हम भारत में ही अच्छे थे तो वापस आ गए। उनको 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। तो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। कुछ लोग आज़ादी के समय भारत के बाहर रह के भी आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे तो उनके बच्चे का जन्म यदि भारत के बाहर होता तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समाप्त होना है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। नागरिकता आपकी बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, अनुच्छेद 11 कहता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही बनाया गया था। इसमें नागरिकता को प्राप्त करने
और त्यागने के समाप्त होने के उपाय हैं। नागरिकता को प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, अर्जित भूमि द्वारा। और नागरिकता का समापन होगा त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित के द्वारा। अनुच्छेद 3 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, भाग 3 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीन रहा हो। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार के असंगत होने पर रोक लगाएगा, यानी कि अंग्रेजों के समय पर बने कानून लागू होंगे जब तक वे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 के अनुसार देश किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन एजुकेशन जैसे डॉक्टर और रैंक जैसे कैप्टन आप लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में प्रेस और मीडिया की भी स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। संगठन पार्टी बनाने का अधिकार है। 19C में आपको, 19D में भारत में कहीं भी भ्रमण करने का आपको अधिकार है। 19E में भारत में कहीं रहने बसने का अधिकार है। 19F इसमें संपत्ति संबंधी था लेकिन जो अब हटा दिया गया है। 19G में भारत में कहीं आजीविका व रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध यानी कि दंड के संबंध में संरक्षण है। अपराधियों को कानून अपराध के समय के कानून से सजा दी जाएगी। जिस समय अपराध हुआ उस समय उस अपराध के लिए जो सजा थी उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी और खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण 22A में है कारण पूछने का अधिकार। 22B के अनुसार, अनुच्छेद 22B के अनुसार मुजरिम को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवागमन का समय छोड़कर। यदि मान लीजिए कोई मुजरिम मुंबई में कोई कुछ करता है, उसको लखनऊ लाना है तो लाने में ही कितना समय चला जाएगा, इसलिए आवागमन का समय छोड़कर। 22C बंदी को मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। बंदी अपने मनपसंद के वकील को कर सकता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार में जैसे मानव व्यापार, तस्करी, बेगारी, बधुआ मजदूरी, बालात श्रम पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खदान, फैक्ट्री या खतरनाक स्थानों में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी धर्म का अंतःकरण आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। एक पर्सनल स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार आप धार्मिक दान दे सकते हैं। धार्मिक संपोषित यानी कि दान करने की स्वतंत्रता है जो कि टैक्स फ्री होगी। 28 के अनुसार सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है।
अनुच्छेद 29 के अनुसार संस्कृत भाषा धर्म जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा धर्म संस्कृति को बचाने के लिए संस्थानों का निर्माण करें। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है इसमें, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय पर यह लागू नहीं है। अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और इसमें उपर्युक्त अभी तक जितने मौलिक अधिकारों को आपने पढ़ा, हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ये 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। और अनुच्छेद 33 में सेना, गुप्तचर, पुलिस, सेना के मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 संसद मूल अधिकार के अधिक प्रभावी होने के लिए कानून बनाएगी। सूचना का अधिकार भी अब मूल अधिकार है, जिसको 2005 के अनुसार है, और शिक्षा का अधिकार 2002 मूल अधिकार है। अब भाग 4 को देखेंगे हम। अनुच्छेद 36 से 51 तक है भाग 4, 51 का तक। तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, और 37 यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये जो राज्य की परिभाषा है वही अनुच्छेद 12 के अनुसार है, और यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको मनवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। लोक कल्याण अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अवृत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की समानता की बात कही गई है। 45 राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली कुछ नीतियां हैं, जिनमें से जैसे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 में है। और अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 40 में ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है, जैसे कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, और इन दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 के अनुसार कार्य न्याय संगत तथा दशा मानवीय और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंध है। अनुच्छेद 43 के अनुसार कर्मचारियों को निर्वाह वेतन दिया जाएगा, यानी कि जिससे उनका भरण पोषण के साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सभी कार्य हो सकें। अनुच्छेद 43 के अनुसार उद्योगों के 43A के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया है, प्रोत्साहन देने के लिए बात कही गई है। अनुच्छेद 44 जो कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है। इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में कर दिया गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार है, और राज्य, यहाँ पर राज्य नहीं राज्य होगा, राज्य मादक पेय दवाओं की बिक्री पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है, इसमें को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 48A के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के
स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अलगाव किया गया है। 51 अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन के लिए कहा गया है। 51 का इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह हमारे संविधान में रूस उस समय यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित था, और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यहाँ पर गलत हो गया, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के पास दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। 11वें मौलिक कर्तव्य के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आपको वीडियो कैसी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। जय हिंद।